इंडिया इज बिगिनिंग टू रन आउट ऑफ टाइम। ये जो आर्टिकल है आपका, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर है। हम बार बार बोलते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो यूथ स्टेज में है, पर अब बोला गया है कि एज बढ़ भी रही है, वो जो यूथ था वो एल्डर की तरफ भी चल रहा है। तो आपको रिसोर्सेज इससे पहले खत्म हो जाए, आपको उनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए। अब वही बात है, जो हमारी अर्थ है इसने बहुत सारे रिसोर्सेज हमें दिए, ठीक है, जो नेचुरल है, पर अर्थ के ऊपर जगह भी लिमिटेड है और जो नेचुरल चीजें हैं वो भी लिमिटेड है। पर पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन के ही कंट्रोल में रहेगी ना, वो कंट्रोल कर सकते हैं, अर्थ थोड़ी करेगी उस चीज को, नहीं तो फिर अर्थ डिजास्टर कॉज करती है। तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है। और फिर बात करें अगर डेमोग्राफी की, तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे है। और बार बार बोलते हैं आपकी यूथ है यूथ है, पर ये यूथ अब ओल्ड भी हो रहा है। अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया चाइना के साथ, और ये आर्टिकल 2 बार आया था। एक जो आर्टिकल लिखा, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे राइटर के, वो लिख दिए उन्होंने, पर फिर ट्विटर वगैरह पे उन्होंने पोस्ट करा होगा। उसके बाद एक और आर्टिकल उनको लिखना पड़ा कि ये हार्श रियलिटी है कि इंडियंस, यहाँ पे एक्चुअली एक बात बोल दी थी 2 शब्दों पे, विकास और विरासत। विरासत का मतलब है हेरिटेज, मतलब आप किस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, कल्चर हो गया, हाँ, टेम्पल्स हो गए, और गुरुज आ जाएंगे, सारे आगे, मतलब जो कहीं ना कहीं धर्म वगैरह से रिलेटेड है, ये हेरिटेज आ जाएगा। उसके अलावा हेरिटेज साइट्स जितनी भी हैं वो भी सारी इसमें आ जाएंगी, चाहे वो यूनेस्को में एडिड है या फिर टेंटेटिव लिस्ट के अंदर एडिड है। उसके बाद आता है विकास। विकास की जब हम बात करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट, और ये दोनों ही कब के टाइटल, 2047 की हमें डेवलप नेशन बनना है। अब बताओ, विकास जब बात कर रहे हैं तो किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं हम? इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, रोड आ गया, और जीडीपी आ गई, ठीक है, और ठीक है, कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीजें ज्यादा आ जाएंगी। पर यहाँ पे एक चीज मिसिंग लगेगी, मैंने जो नहीं लिखी, एजुकेशन नहीं लिखा, हेल्थ नहीं लिखा, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है। एक रिपोर्ट आप पढ़ते हो बार बार, असर नाम की, जिसमें स्टेटस आता है कि हमारा एजुकेशन का लेवल कहाँ पे है। 5th क्लास के स्टूडेंट के पास आप 3rd क्लास की बुक्स लाके पकड़ा देते हो और बोलते हो उसको कि पढ़ें इसको, और उनसे पढ़ी नहीं जाती है। तो वो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि एजुकेशन सिस्टम इतना वीक क्यों है। फिर मिड डे मील जैसी स्कीम्स चला रखी थी कि जो एडमिशन का रेशो है वो भी इंक्रीज करे और बच्चे इसी बहाने आ जाए कि खाना मिलेगा। बाद में पता चला लंच टाइम पे ही आ रहे हैं कई बच्चे तो, कि मिड डे मील स्कीम होगी, तो वो भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। खैर यहाँ पे तो राइटर बोले कि मिड डे मील स्कीम देनी भी है तो थोड़ी सी और कंडीशंस उसमें इंप्लीमेंट करो। कि एक मैंने सोची कि थोड़ा सा क्वेश्चनिंग भी करी जाए बच्चों से कि आपको कुछ आता जाता भी है या नहीं, उसी के बेसिस पे खाना दिया जाए, तभी भागेगा कोई। अब देखो, जिसको तो इजीली चीज अवेलेबल हो रही है उसको उस चीज की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप उसमें कंपल्शन ऐड करोगे तो वो खुद ही भागेगा उसकी तरफ। चलो ये होगा नहीं, ये वैसे हाइपोथेटिकली है इंडिया में फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन देख लेते हैं कि चाइना ने कहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा। क्योंकि 1947 टू 1950 के आसपास इंडिया और चाइना दोनों एक ही बोट के अंदर हैं। अब डिसाइड ये होगा कि दोनों कैसे इमर्ज करने वाले हैं। राइटर का यहाँ पे मानना है, अगेन ये राइटर ने बोला है, जो अभी मैं बोलूंगी सारे शब्द यहाँ पे थोड़े से आपको लग सकता है कि चाइना के फेवर में जा रहे हैं, पर इन्होंने बोला कि चाइना ने सबसे पहले फोकस किया हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्किल के ऊपर। अब जैसे एक इजी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आप मोबाइल फोन्स की हिस्ट्री देख लो। एक बार ऐसे घुमा घुमा के आते थे, वो टेलीफोन्स आते थे, ठीक है। उसके बाद बटन्स वाले आ गए, आप डायल करोगे नंबर को। उसके बाद छोटे छोटे फोन्स आने लगे, नोकिया वगैरह का, वो हाथ मिलता था, वो नोकिया का फोन आया। उसके बाद फ्लिप वाली बात करी थी हमने, फिर उसके बाद मतलब एडवांस करते गए इन शॉर्ट। अब हुआ क्या, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ चाइना। यहाँ पे देखो स्किल गैप कहाँ पे आया। अब जब ये फोन का इवोल्यूशन हुआ, चाइना टाइम के साथ चलने लगा। वो अपनी जो पॉपुलेशन थी उसको स्किल के कैसी प्रोवाइड कर रहा था, जो टाइम में चाहिए। अब इंडिया में कहीं ना कहीं स्किल गैप रह जा रहा था, जो आज भी देखने को मिलता है। हम बार बार बोलते हैं ना वोकेशनल ट्रेनिंग, पर वोकेशनल ट्रेनिंग की डायरेक्शन अब बदल चुकी है। अब वो प्लम्बर वाले उतने काम नहीं बचे जितने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीजों में आ चुकी हैं, ड्रोन्स काम में आ चुके हैं। तो अगर वोकेशनल ट्रेनिंग अभी भी आप ट्रेडिशनल चीजों में प्रोवाइड करोगे, वहां पे स्किल गैप दिखेगा। पर वहीं पे अगर चाइना की बात करें, ये जैसे जैसे टाइम के साथ टेक चेंज करती है, टेक्नोलॉजी चेंज करती है, उसी के साथ अपनी जनता को भी ट्रेन कर देते हैं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। यहाँ पे स्किल गैप के ऊपर ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब कंपैरिजन होता है हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, खैर मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव तो मुझे लगा, हेल्थ और हेल्थ के ऊपर स्पेशली,
एजुकेशन अगर छोड़ दें साइड में, एजुकेशन ठीक है मतलब वहाँ पे कंपेयर टू इंडिया। हेल्थ के ऊपर बोले तो ज़्यादा डिज़ीज़ देखने को मिलती है वहाँ पे, एक ना एक होता ही है इम्पैक्टेड, वो चलो एनीवेज़। पर यहाँ पे बोला गया है कि हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया चाइना ने, जिसके ऊपर इंडिया ने नहीं करा। इंडिया कहीं न कहीं पॉलिटिकल विल्स की तरफ उलझ के रह गया, रिलीजन की तरफ उलझ के रह गया, जो शायद डेवलपमेंट के लिए उतने इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स नहीं थे। तो और दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या मिस हो रही है वो मैंने आपको बता दिया कि इन्वेस्टमेंट हम कर ही नहीं रहे ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन बीइंग को पहले 2020 आया जब पढ़ सकती थी जनता तो फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया। अब ये जनता ने डिसाइड करना था वो फ्री इंटरनेट कैसे यूज़ करना था। एजुकेशनल मटेरियल भी था, एक तरफ टिकटॉक भी थी, पर मेजॉरिटी ने किसको अडॉप्ट किया? टिकटॉक को किया, ठीक है? तो ये पॉपुलेशन भी डिसाइड करती है। उसके अलावा डायरेक्शन कहीं न कहीं लैक है। इंडियन यूथ को पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। इसके अलावा 2027 तक बोला गया है कि जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बूम करने वाली है, वहाँ पे जॉब्स भी जनरेट होने वाली है। डेटा साइंस का फील्ड आ गया, इनमें बताया गया है कि जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेंगी। और स्किल्ड वर्सेस अंडर यूटिलाइज्ड वर्कफोर्स, अगेन वही पॉइंट आ गया कि यूथ तो है, पर अंडर यूटिलाइज्ड है, उसको हम यूटिलाइज़ ही नहीं कर पाए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा क्रिटिसिज्म क्या है तो चाइना की जो की डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, वो ज़्यादा बेटर थी इफ कंपेयर टू इंडिया। तो ये पास्ट का है थोड़ा-सा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर आप देखो तो एज जो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज कर रही है। अब जो पहले 35 लिख रहे थे ना आप, यहाँ पे अब 64 आ चुका है। अब 64 की तरफ को हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो एज बढ़ रही है एक्चुअल में। और नॉन वर्किंग एज मैंने बताया आपको कि 300 मिलियन पॉपुलेशन बाय द एंड ऑफ 2050 ये ओल्डर ही होगी, एल्डर ही होगी। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तो ये बर्डन ही आएगा, क्योंकि ओल्ड एज से आप काम तो एक्सेस नहीं कर सकते, पेंशन सभी को नहीं मिल सकती। ओल्ड एज के लिए कितनी स्कीम्स चलाएंगे जब इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी। और उस टाइम पे मे बी कंडीशन ऐसी आ जाए जापान वाली, क्योंकि अब बच्चे कहीं ना कहीं कम भी हो रहे हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट अगर आप देखोगे तो बाकी स्टेट्स में बिहार, यूपी वगैरह को अभी के लिए अगर साइडलाइन कर दें तो वहां पे 3.5 मिलेगा आपको टोटल फर्टिलिटी रेट। बाकी ऑन एन एवरेज 2.1 पे आ चुका है ये। ठीक, कम भी हो सकते हैं, देर इज अ पॉसिबिलिटी। कम होगा तो मतलब एक बच्चा कर रहे हैं एट अ टाइम, और कहीं तो फेवर कर रहे हैं कि करना ही नहीं है, ठीक है। और कहीं बोलते हैं कि एक ही बहुत है, वो चाहे लड़का है चाहे लड़की, बिकॉज इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। तो एक रीजन अभी आई थी एक रिपोर्ट, वैसे उसमें बोला गया था कि फेलिंग मैरिजेस इन इंडिया कैन बी बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि बच्चे नहीं होंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगी। एडॉप्शन, वेरी गुड पॉइंट। अडॉप्ट बहुत रेयर करते हैं, जो लिबरल सोच के होते हैं वही अडॉप्शन की तरफ जाते हैं। मेजोरिटी तो बोलते हैं नहीं अपना बच्चा होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज है। एनीवेज, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, तो इंडिया को भी ये चीज प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी जैसे कि चाइना ने करी थी। और लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, हमारे पास वोकेशनल ट्रेनिंग नाम की तो है, पर आगे इंप्लीमेंटेशन उनकी कुछ नहीं है। चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो पुअर एजुकेशन। एक रिपोर्ट हमने पढ़ी थी, दैट इज असर, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। डबल इनकम, नो किड्स, हाँ यस जसमीत, यस यस, ठीक है। ट्रेडिशनल रिलीजन, सीबीआई, ठीक है जी, ठीक है। तो पहला तो आता है पुअर एजुकेशन। जब ये असर रिपोर्ट आती है, हमने पढ़ा था ये, खैर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स हुई है इस बार, पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं उसको, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, फिर वो चीज आ गई है। वही बात है ना, 100% तो आप 100 लोगों का भी निकाल सकते हो, आप 10 लोगों का भी निकाल सकते हो, वो परसेंटेज में अच्छी लगेगी हमें। एनीवेज, तो यहाँ पे पुअर एजुकेशन, ये हमने देखा है कि कई बार बच्चों को अगर आप पिछले स्टैंडर्ड की बुक्स पकड़ा देते हो, उनसे नहीं पढ़ी जाती, अगर मैथ्स की बुक्स पकड़ा देते हो तो नहीं सॉल्व होते क्वेश्चन। उसके अलावा अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया होता। 2020 में हमने देखा था लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा था। गरीब फैमिली से जो बच्चे बिलोंग करते थे, वहां पे लड़कियां थी चाहे से लड़के थे, उनका भी ड्रॉप आउट काफी देखने को मिला। उसके बाद ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए तो फोन ही अवेलेबल नहीं थे। फिर यहाँ पे सोशल इश्यूज बहुत इमर्ज हुए थे। एक आया था, आपने वो सोनू सूद ने हेल्प करी थी आई थिंक। एक फार्मर फैमिली थी, उसने अपनी गाय बेचती थी, जो कि उसका ओनली रिसोर्स था लाइवलीहुड का। और लाइवलीहुड आपके आर्टिकल नंबर 21 में आता है, तो उसकी जो बेसिक इनकम आ रही थी वही चली गई थी, राइट। तो ये सारे इश्यूज इमर्ज होते हैं, तो एजुकेशन मैंडेटरी होती है। अब हमें एग्जाम्पल उठाने चाहिए कुछ कंट्रीज के, जैसे कि साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया जैसी कंट्री, ये कौन से एक टाइम पे बहुत फ्लरिश थे, इनकी एजुकेशन कौन सी बहुत हाई फाई थी। इन यहाँ की जो लेडीज थी ना, उन्होंने अपनी ज्वेलरी तक लगा दी थी, गिरवी रख दी थी कि आप एजुकेशन प्रमोट करो, हम लगाते हैं सारे गिरवी। पर वहां पे सारी जनता आगे आई थी।
यहाँ इंडिया में उल्टा हो जाएगा, छोड़-छोड़ एक दे देते हैं, बाकी के रख लेते हैं। यहाँ पे होती है ये थोड़ी-सी साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। तो इन कंट्री से हमें एग्ज़ाम्पल उठाने चाहिए। वैसे ही कंट्री लाइक जापान, जहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ ट्रेजेडी होती है, ठीक है? इंडिया के अंदर भी होती है नो डाउट, हिमालयन जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी, वहाँ पे होती है कोई ना कोई ट्रेजेडी। कभी ग्लोफ हो रहे हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, कभी अर्थक्वेक हो रहे हैं, ये सारी जगह पे होते हैं। पर जापान में ज़्यादा ही है। वहाँ पे सुनामी भी आएगी, अर्थक्वेक भी आएगा। उन्होंने अपना इतना रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया। तो टाइम के साथ ये गैप्स नहीं आने चाहिए। जैसे-जैसे टाइम बढ़ रहा है, अगर आपको पता है प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करती है हमारी कंट्री के अंदर, तो उसको सॉल्व करें। अब बात करते हैं डेवलपिंग का। इंडोनेशिया, प्रॉब्लम तो वहाँ पे भी आती है, पर उनका लिटरेसी रेट हमसे बेटर है, इंडिया से बेटर है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, इनसे हमें एग्ज़ाम्पल उठाने चाहिए। अब असर की अगर बात करें, तो कौन इसको पब्लिश करता है, आई थिंक याद है आपको, एनजीओ प्रथम। जब असर रिपोर्ट लाई गई थी एनजीओ प्रथम के द्वारा, तो ये एनुअल रिपोर्ट थी पहले, 2005 से लेके 2016 तक। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, अल्टरनेटिव ईयर पे लेके आएँगे, तो 2016 से ये बायएनियल कर गी। बायएनियल का मतलब था अल्टरनेटिव ईयर, 2 साल में 1 बार। 2 साल में 1 ही बार दिखाएँगे रिपोर्ट कार्ड कि क्या हाल है बच्चों के, साल में नहीं है ज़रूरत। जबकि ये 6 महीने के अंदर होना चाहिए था, ठीक है? यही यही तो कमी है देखने में। एनीवेज़ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि बायएनुअल कब थी और एनुअल कब हुआ करती थी। तो जब इम्प्लीमेंट हुई थी 2005 से लेके 16 तक, तब आपको ये एनुअल बेसिस पे मिलेगी, उसके बाद इसको बायएनियल कर दिया है, यानी कि 2 साल में 1 बार ही मिलेगी। ठीक है। और मेन फ़ोकस कहाँ पे करा जाता है? तो रूरल इंडिया के ऊपर करा जाता है, वहाँ पे एजुकेशन का क्या स्टेटस है। कहीं न कहीं अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ बेटर मिल जाती हैं, तो लर्निंग के लिए ईज़ी रहती हैं चीज़ें इफ कंपेयर्ड टू द रूरल एरियाज़। और रूरल एरियाज़ में तो ये भी देखा जाता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ऊपर से छत डैम्प हुई पड़ी होती है। जो ड्राइंग्स बनी थी, वो पानी के साथ ही निकल गई होती है, फिर भी कोई उसको चेक नहीं करवाता। और कई जगह पे तो बच्चे ही एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, उनको लगता है ये टीचर किस लिए आ गए यहाँ पे? टीचर्स को ही भगा देते हैं कि आप जाओ, हमें चाहिए ही नहीं टीचर्स। तो ये चलो सोसाइटी का इम्पैक्ट रहता है, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन की अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अगेन डाटा आ गया कि 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर भी फ़ोकस करा जाता है और उनसे भी बुक्स नहीं पढ़ी जाती, तो यहाँ पे भी दिक्कत है। 2024 की एक दिन हमने फाइंडिंग्स पढ़ी थी, वो डाटा मेंस में यूज़ होगा, अभी तो नहीं चाहिए अपने को। तो 70% जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, उनको बेसिक डिवीज़न भी नहीं आती और सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा कि कैसे डिवाइड करें। और उसके अलावा 30% प्रोफिशिएंसी अचीव करते हैं, मतलब इसमें से जितनों ने सोचा उसमें से 30% स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जिन्होंने वो सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। ठीक है? तो ये असर 2024 की फाइंडिंग्स थी। वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। अब आपने सुना होगा कि ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी की तो डॉर्फ ही हो जाती है, तो उसको भी साइड में रखना। ये जो आप पढ़ोगे ना, स्टंटेड ग्रोथ है, वेस्टिंग है और एक आपकी अंडर वेट है, ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये नरिशमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे एक तो होती है नॉर्मल कंडीशन, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन है, ठीक है, कोई ओबेसिटी नहीं है, बिल्कुल फिट हो आप। और चाइना इस पैरामीटर पे भी वर्क करता है। आपने देखा होगा कॉलेजेस में भी उनको कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग्स कंपल्सरी होती हैं, बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, पर चाइना के अंदर फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो अगेन इंडिया में ये चीज़ भी लैक करेगी। फिर आती है अगली टर्म वेस्टिंग। अब ये वेस्टिंग है, स्टंटिंग, अंडरवेट, ये तीनों ही खराब चीज़ें हैं। जैसे वेस्टिंग कब होती है? आपका वज़न कम है आपकी हाइट के हिसाब से। जब वज़न कम होता है हाइट के हिसाब से, तो उसको बोल देते हैं हम वेस्टिंग। फिर आती है आपकी स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है कि एज के हिसाब से आपकी हाइट कम रहेगी। जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आपकी हाइट कम रहेगी है। और अंडरवेट का तो मतलब है कि आपकी एज के हिसाब से वज़न बहुत ही कम है। तो ये जो तीनों टर्म्स हमने पढ़ी, ये नरिशमेंट के बेसिस पे हैं। तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की कंडीशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और उसके बाद आता है सेवन, देखो डाटा भी दे रखा है, जैसे 38% जो इंडियन चिल्ड्रन है, मतलब उसमें से 6 स्टंटेड मिलेंगे आपको, 6% स्टंटेड मिलेंगे, 17% अंडरवेट मिलेंगे और कुछ जो होंगे उसमें वो वेस्टेड भी मिलेंगे। तो सारे एनीमिक में तो ब्लड की कमी हुई ना, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, वो तो एचबी से आ गया, वो एनाटॉमिकल फैक्टर आ गया। इसमें नहीं आया, नरिशमेंट है, मतलब खाने-पीने से। अब देखो जिससे हमें आयरन कंटेंट मिल रहा था वो नहीं खाएँगे, तो है तो वो भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। पर ये हमने एज और वेट के हिसाब से देखिए, ये जो ये वाली टर्म्स थी, ठीक है? एज और वेट। आप लो वेट के हो पर आपकी हाइट ज़्यादा है। यहाँ पे उल्टा हो गया, आप वज़न कम है पर आपकी एज ज़्यादा हो रखी है। यहाँ पे आपकी हाइट कम है एज के हिसाब से। तो ये टर्म्स नरिशमेंट के ही बेसिस पे है। अनीमिया इज़ डिफरेंट कंडीशन, वो फिर आपके ब्लड से स्पेसिफिक होगी, हीमोग्लोबिन से स्पेसिफिक हो जाएगी। ठीक है?
ओके, अब अनीमिया के भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, अभी नहीं उसमें डेप्थ में जाएँगे। जैसे कइयों का कई बार बॉडी फ्लूइड्स ब्लड के कंपैरिज़न में इंक्रीज़ कर जाते हैं। उनको एक्ने वगैरह होते हैं और बाद में जब चेक करवाते हैं तो हीमोग्लोबिन 6 और 8 के पास पहुँचा होता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं कि इतना कम, ऐसे कैसे? तो वो रीज़न्स मल्टीपल होते हैं। कइयों को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा, तो उस रीज़न से भी हो सकता है। तो अगेन वही आयरन कंटेंट नहीं मिल रहा है अगर आपकी डाइट में तो अनीमिया हो सकता है। ये माल न्यूट्रिशन था, जिनको बेसिक कैलोरीज़ भी नहीं मिल रही हैं बॉडी के अंदर जो होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं मिड डे मील स्कीम के ऊपर। तो हेल्प तो करी, बच्चों का एनरोलमेंट काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब बच्चे ज़्यादा आ गए पर उनको पढ़ने अभी भी नहीं आ रहा। अब मिड डे मील स्कीम भी लगा दी तुमने। ये हुआ है हमारी साइड पे, ये स्कीम गवर्नमेंट स्कूल वालों की के लिए लगी थी। मेरी मम्मी ने पूछा कि तू स्कूल तो जाता ही नहीं है, लंच टाइम पे क्यों जाता है? बोले वहाँ खिचड़ी मिलती है। लिटरली मतलब खाने के टाइम पे भाग रहे हैं बच्चे। तो ये भी थोड़े से यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। अब बच्चे तो नादान होते हैं, उनको थोड़ी पता होता कि क्या वैल्यू है एजुकेशन की। एनीवेज़ अब 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें जो रैंकिंग है 127 कंट्रीज़ में से इंडिया की है 105th। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये, कि हंगर से सफ़र कर रहे हैं। तो इंडिया का रैंक बहुत नीचे है, 105th रैंक पे है। हाँ, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है, टीचर्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठाओ। नहीं, पूरा नहीं बोल सकते, थोड़ा-सा एक पैरेंटल साइड से भी होगा, क्योंकि बच्चे को तो तभी इंटरेस्ट आएगा ना अगर उसको अवेयरनेस होगी कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ख़ैर टीचर्स की भी गलती होती है, नो डाउट, मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं कर रही। हुँ, हाँ, राइट। अब ये बताओ, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी इमर्ज करता है कि सिर्फ लेबर क्लास ही क्यों जाती है अब गवर्नमेंट स्कूल्स में? अपने मतलब पिछली जनरेशन के बारे में आप सुनोगे, अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन की, तो आप सुनोगे कि गवर्नमेंट में मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी, आज का प्राइवेट लेवल भी वैसा नहीं है। क्या रीज़न है कि सिर्फ लेबरर के बच्चे जा रहे हैं उस तरफ? स्टैंडर्ड ही गिर चुका है। पहले टीचर को एक नोबल जॉब माना जाता था, जिसको एग्ज़ैक्टली मतलब इंटरेस्ट होता था कि मुझे टीचिंग ही करनी है, वही जाता था उस टाइम पे। बाद में बन गया ये जॉब का सिलसिला, कि बस अप्रोच डलवा दो, टीचर लगवा दो, लग गए टीचर। मैथ्स आता है, नहीं आता है, डज़न्ट मैटर, आप टीचर लग जाओगे इज़िली। आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप है, पीछे से लग जाओगे टीचर्स। अब तो टीचर्स भी इंटरेस्ट नहीं शो करते गवर्नमेंट स्कूल्स में। बहुत सारे टीचर्स आपने देखे होंगे। हुँ, हुँ, ठीक है। हाँ, यही तो यहाँ पे यही तो क्रिटिसिज़्म मिला था इसको, एमडीएम को, ठीक है? यही रीज़न था इसके पीछे। चलो एनीवेज़ यहाँ पे टीचर्स की भी गलती है। असर ने एक बार झाड़ भी लगाई थी टीचर्स को, कि अगर मान लो एक ही बच्चे को समझ आया, बाकी क्लास में फ़ोकस होके सुन रहे थे, बाकियों को नहीं आया समझ में, तो वहाँ पे टीचर की ही गलती मानी जाएगी। पर अगर कंडीशन रिवर्स हो जाए, 10 में से 9 स्टूडेंट्स को समझ आ गया है, 1 को नहीं आया, तो हो सकता है इसका ध्यान नहीं था क्लास में। तो ये असर की तरफ से स्टेटमेंट भी गई थी एक बार, ये टीचर्स के ऊपर बोला गया था। कि पहले तो बच्चों के हाल देखे, आई थिंक 2022 की रिपोर्ट में हुआ था ये, जब बहुत ही बुरे हाल हो रखे थे पूरे स्कूल्स के। कोविड से निकले थे एकदम से और फिर टीचर्स भी आलसी और बच्चे भी आलसी। अब स्कूल टाइम में क्या हुआ कि जब कोविड-19 आया, पैंडेमिक हुआ, लॉकडाउन लगा, टीचर्स की सैलरी पूरी गई। अगर नहीं जाती ना तो ये बोलते कि बच्चों को स्कूल भेजो, पर सैलरी पूरी गई, फिर किसी ने बोला भी नहीं कि हाँ, क्यों जाना है? पास भी हुए, मतलब बड़ी-बड़ी डिग्रीज़ करी, सबकी इज़िली नहीं आ गई। आराम से एक आगे लैपटॉप, एक नीचे लैपटॉप, बस वैसे एग्ज़ाम निकल गए। तो ये सभी के हाल हो रखे थे उस टाइम पे। तो चलो एनीवेज़, ये जो आपकी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाली रिपोर्ट थी, डिस्ट्रीब्यूट टॉफी ऑन फर्स्ट एंड लास्ट पीरियड। हाँ, ये कर सकते हैं, फिर रजिस्टर पे अटेंडेंस तो चढ़ेगी। ठीक, ठीक, ठीक। चलो एनीवेज़, इसको क्रिटिसाइज़ किया था इंडिया ने कि ये कहीं न कहीं हमें डिग्रेड करने के लिए दिखाया गया है। और चलो फिर सर्वेस जब होते हैं तो सच में ही वेस्टेड, स्टंटेड, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे हमें देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर, तो है ये रीज़न। उसके अलावा आप मुझे बताओगे फटाफट से कौन-कौन से एसडीजीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है, 2 भी आ जाएगा, 2 तो इम्पोर्टेंट है, 3rd भी आ जाएगा, 4th वेरी इम्पोर्टेंट, 6 गुड, 5th आएगा? आएगा इसमें भी, यस, और ये तो नहीं है। 8th आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एजुकेशन से ही रिलेटेड है कहीं न कहीं, यस। अगला 9th आएगा, इनोवेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। स्कूल बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, उसमें स्मार्ट क्लास लगानी है, स्मार्ट बोर्ड लगाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है। 10th आएगा। यस, इनडायरेक्टली इनइक्वालिटीज भी रिड्यूस करेंगी। यहाँ पे जेंडर, ये दोनों ही सेम है, दोनों सेम किस हद तक है। यहाँ पे जेंडर पे बेसिस पे आप बात करते हो, यहाँ पे सोशल लेवल पे भी करते हो, तो ये भी करेगा इनडायरेक्टली। यस। 11th आएगा। ये कैसे आएगा? ठीक है, वो भी आ जाएगा, पर यहाँ पे ना ये सस्टेनेबल कॉन्टेक्स्ट में बोला हुआ है, ये एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से बोल रखा है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, वो जो माइसिलियम ब्रिक्स वाला करा था कि एमिशन ज्यादा हो रहे हैं तो क्लाइमेट कंट्रोल करना है हमें, ठीक है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये फिलहाल के लिए। हाँ, इस पर्सपेक्टिव से आ सकता है। यस, वेरी गुड, कि आप डिफरेंट प्रैक्टिसेस सिखा रहे हो जो आपकी डेली लाइफ में भी आ रही है। वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, अगला रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन आएगा, ये भी। यस। अगला क्लाइमेट एक्शन आएगा, इनडायरेक्टली आएगा। अगर एजुकेशन आप प्रमोट कर रहे हो तो बच्चे के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि क्लाइमेट चेंज कर रहा है, हमें क्या क्या स्टेप्स नहीं उठाने हैं आगे चल के, इनडायरेक्ट आएगा। ये भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट आएगा। तो मतलब ओवरऑल आपने देख लिया, आपका 1 2 3 4 5 6 भी आ जाएगा, देन 8 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आ जाएगा और 12 भी आ जाएगा। उसके अलावा ये चीजें इनडायरेक्ट आएंगी। ठीक है, ये सफिशियंट होंगी, ये फुलफिल होंगी, तो उसके बाद ये अल्टीमेटली आ जाएंगी। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अलावा एआई चैलेंजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। ठीक है, आप स्कूल्स में उनको इंट्रोड्यूस करो। केरला ने तो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर भी इंट्रोड्यूस कर दी है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। तो वहां पे टीचर नहीं पढ़ाती, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रही होती है जो छोटे बच्चे होते हैं। तो देखो, पहले ही इंडिया का ग्रेजुएशन लेवल, बीटेक इतने सारे बच्चों ने कर रखी है, अनएम्प्लॉयड घूमते हैं। उसके बाद कोई प्रिपरेशन कर ली तो चलो जॉब लग जाती है, पर बाकी सारे है इस चीज से सफर कर रहे हैं। और ऊपर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, जहां पे एआई सर्च करेगा वहां पे जॉब्स भी आएंगी। ठीक है, तो दोनों चीजें ये एक साथ ही चलती हैं। अब जैसे 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म्स करे थे, तो उस टाइम पे बोला कि अब कंप्यूटर्स आ गए, अब तो ह्यूमंस की जरूरत ही नहीं बचेगी। पर एक टर्शरी सेक्टर बूस्ट कर गया, वहां पे बोला कि आईटी में आप डिग्री करो, आपको जॉब मिलेगी, तो जॉब्स करगी इमर्ज। तो ऐसे कभी नहीं होता कि बहुत ही डिसबैलेंस क्रिएट हो जाए। अभी भी बहुत जरूरत है ह्यूमन बींग्स की, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफेक्ट नहीं होती उस टाइम तक ह्यूमन बींग्स की जरूरत है। बाकी आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो एक्सप्लॉइटेटिव भी हो सकता है। उसके अलावा इलीगल माइग्रेशन, अब देखो हर एक इंसान का सपना होता है कि हमें अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड मिले, तो कई बार इंडिया के अंदर नहीं मिल पाता। कई बार हो जाता है कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आपकी परसेंटेज अच्छी नहीं थी, फिर आप अडॉप्ट करते हो डंकी रूट्स, कि चलो अमेरिकन ड्रीम देखने हम चलते हैं, और चले जाते हैं वहां पे। फिर वहां पे कुछ नहीं होता, शॉप्स शॉप्स में काम कर रहे होते हैं, कार वॉशिंग कर रहे होते हैं, छोटे छोटे काम पकड़ा देते हैं उनके पास, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो हम अगर पनिशमेंट लगा सकते हैं तो वो तो लगाते ही हैं। और इतने सारे लोगों को डिपोर्ट कर दिया अभी यूएस ने, तो इस वजह से ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि इंडिया के ही अंदर अगर ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इलीगल रास्ते अडॉप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया, ये कंबोडिया वाला जो साइबर स्कैम था, ये यहीं पे हुआ था। जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है, बहुत पॉपुलर है ये चीज कि सभी को पता है कि इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एक डाटा के अनुसार चाइना के अंदर 40% अनएम्प्लॉयमेंट है, पर उसके बाद वो आर्टिकल नहीं बचा। कई बार वहां से इंफॉर्मेशन लीक होती है, पर वहां का आपको पता है कंट्रोल है प्रेस के ऊपर। इंडिया के अंदर तो फ्रीडम है। देखो सोशल मीडिया देख लो, आप आज का मीडिया देख लो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ 4 पिलर में से एक टांग तो हिल ही चुकी है, तो बिल्डिंग कैसे खड़ी रहेगी आगे। ठीक है, तो ये जो कंबोडिया वाला साइबर स्कैम हुआ था, इसने कहीं ना कहीं हलबली भी मचा दी थी इंडिया के अंदर, कितना अनएम्प्लॉयड रेट, और ऊपर से ऐसे ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। स्कैम भी बड़े तरीके से करवाए जाते हैं, जैसे कि तुम इमोशनली ब्लैकमेल करो, ये बोल दो मेरे पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार है, कुछ भी बोलो पर बस पैसे एक्सट्रैक्ट करो। कहीं प्यार के जाल में फंसा लेते हैं, पैसे एक्सट्रैक्ट करो, फिर उसके बाद ब्लॉक करो। अभी भी कर रहे हैं वो तो। हाँ, देखो इकोनॉमी कितनों को आती है यहाँ पे, इकोनॉमी पे है किसी की स्ट्रांग होल्ड, इंक्लूडिंग मी नहीं है। इकोनॉमी वीक है सभी की, तभी तो इकोनॉमी की ऐसी हालत बनी रखी है इंडिया के अंदर। ठीक है, चलो एनीवेज, इकोनॉमी नहीं है ठीक, पर उसके अलावा स्किल के ऊपर तो फोकस कर ही सकते हैं। स्किल के लिए थोड़ी इकोनॉमी का जानना जरूरी है, मतलब अपडेट्स होने चाहिए, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज क्या चल रही हैं, तो उसके हिसाब से बोल रही हूँ मैं ये। पर एनीवेज चलो, ये तो इश्यूज है ही, जो आपने बोला ठीक बोल रहे हो आप। तो ये कंबोडिया वाला जब साइबर स्कैम हुआ था, इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, आप इसको जरूर से मेंशन करोगे। और ये बाकी डंकी रूट वाला पता है ना अब आपको? यहाँ पे हमने एक वीजा पढ़ा था, शेंगन वीजा, याद है ना? वो कितनी कंट्रीज हैं उसमें टोटल? कितने बोलते हैं 27, कितने बोलते हैं 29,
29 है, यूरोपियन यूनियन में 27 आती है। पहले लोग इलीगल तरीके से यहाँ तक पहुँच जाते हैं आपके यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे इनको ईज़िली एक विज़िटर वीज़ा मिल जाता है जिसको शेंगेन वीज़ा बोलते हैं। उसको अचीव करते ही ये लोग यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं, फिर एयरलाइन के थ्रू यूएस पहुँच जाते हैं। तो मतलब एक पहले इलीगल रास्ता फिर लीगल रास्ता दिखाया गया है। पर उससे पहले एक बहुत डेंजरस रूट हुआ करता था, जैसे यहाँ से गए मिडल ईस्ट वाली कंट्री से, मेडिटेरियन सी ये ऊपर वाली कंट्री से, फिर यहाँ से निकलते थे ये। अब ये मैप मेरे को दिख नहीं रहा था एक इकट्ठा, तो यहाँ पे आ जाओ अब। मेडिटेरियन सी से निकलते हुए अटलांटिक की तरफ और सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको वगैरह, ग्वाटेमाला आप सुनते हो, उस रोड से जाया करते थे। और 100 लोग अगर गए हैं तो उसमें से 60 पहुंच पाते थे, बाकियों की डेथ हो जाती थी। कई बार ज्यादा भी रहता था ये रेशो। चलो जी, अब ये थोड़ा सा पॉलिटिकल पेज है। आप कभी भी अपने आंसर में ऐसे नहीं लिखोगे कि किसकी गवर्नमेंट में क्या बना, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है, तो आप नहीं कभी नाम लिखोगे, ठीक है, आंसर के अंदर रूलिंग गवर्नमेंट यूज कर लो। अब यहाँ पे बोला है कि पॉलिसी का इम्बैलेंस है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हेरिटेज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, और जो आपका विकास है यानी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर कम कंट्रोल कर रही है, मतलब कम पॉलिसीज बना रही है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वेग बोलूंगी मैं, क्योंकि हेरिटेज, इंडिया के अंदर कल्चर बहुत ज्यादा डाइवर्स है, हेरिटेज के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। बोलते हैं जिस कंट्री की हेरिटेज लॉस हो जाती है उस कंट्री में टूरिज्म खत्म, ग्रोथ खत्म। तो हेरिटेज भी एक इंपॉर्टेंट पिलर एक्ट करता है इंडिया के अंदर। उसके बाद कमिंग टू द डेवलपमेंट, तो राइटर ने पहले क्रिटिसाइज किया, फिर उसके बाद बोला पर नहीं, रूलिंग गवर्नमेंट की प्रेजेंस में बहुत सारे हाईवेज भी बने हैं, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स भी बने हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव नोट पे लेके चलेंगे। पर जो क्वेश्चन उठा हमारा अगेन उन्हीं चीजों पे जो आप पढ़ के आए अभी, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल्स, इनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। बहुत सारी स्कीम्स, योजनाएं, पॉलिसीज हम पढ़ते हैं, पर उसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी सी है, वहां पे क्वेश्चन रेज करा गया है। और 2047 में हमने बोल दिया है कि हम डेवलप्ड नेशन बनेंगे, तो उसके लिए हमें कल्चर को थोड़ा साइडलाइन करके ज्यादा फोकस करना पड़ेगा डेवलपमेंट के ऊपर। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं ताजमहल का। एसिड रेन तो कब से हो रही है, जब से क्लाइमेट चेंज कर रहा है, तो टार्निश कर रहा है, उसका कलर येलो कलर टर्न हो रहा है। उसके अलावा साइड में एक दिन आपने अगर 2020 के ही आसपास, एक फॉरनर थी, छोटी सी लड़की थी 16 साल की, तो उसने एक इमेज डाली थी, यहाँ पे कूड़ा ही कूड़ा डला हुआ है, कि ताजमहल जो कि एक टूरिज्म साइट है, बहुत सारे दुनिया के लोग आते हैं उसको देखने के लिए। तो फिर उसने 3-4 दिन के बाद दोबारा से डाली, फिर उसने वो साफ कर दिया हुआ था। तो वो एक अवेयरनेस कैंपेन हुई ना, कि आपको, आपकी ये टूरिज्म साइट है, यहाँ से आपको पैसा जनरेट हो रहा है, आपकी यहाँ पे हेरिटेज है, तो इम्प्रूव भी तो आपको ही करना पड़ेगा। तो अगेन हेरिटेज भी इंपॉर्टेंट है, पर राइटर का यहाँ पे मानना है कि कल्चर की तरफ ज्यादा रुझाव ना दिखाते हुए आपको डेवलपमेंट की तरफ रुझाव दिखाना चाहिए। पर मैंने यहाँ पे एडिशन कर दी, हेरिटेज इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, हमारी तो पूरी हिस्ट्री कल्चर से एसोसिएटेड है। और कई बार आपने ऐसे स्टेटमेंट्स भी सुनी होंगी काफी यूथ से, कि बिहार आओ, यहाँ पे अशोका जी रहा करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। पर अब वो बोल के नहीं होगा ना, वो तो चला गया टाइम, वो अपने एम्पायर्स बना के चले गए। आप वहां से मोटिवेशन लेके अब उस चीज को इम्प्रूव कर सकते हो। ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि ये एग्जिस्ट करते थे, वो तो प्रेजवर्दी चीज है, ऑब्वियस सी बात है, पर उसी बात पे हम आगे नहीं चल सकते, वो इम्प्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी अपने को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा इनइफेक्टिव पॉलिसी, जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, हमने फॉरेनर कंट्रीज जैसे जर्मनी जैसे मॉडल्स उठाए और अपनी एजुकेशन पॉलिसी के अंदर लगाए, कि जैसे वहां पे है जर्मनी में सिस्टम होता है, एक थ्योरेटिकल अप्रोच होती है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, पहले थ्योरी सिखाओ फिर प्रैक्टिकल करवाओ। सेम अप्रोच हमने एनईपी 2020 में करी। पर आप देखोगे 100 में से सिर्फ अभी तक 10 यूनिवर्सिटीज के अंदर ये इंप्लीमेंट हुई है। ठीक है, वो बोला नहीं था कि अगर किसी को इंटरेस्ट है कि बायोलॉजी लेनी है पर उसके साथ चाहते हैं इकोनॉमी भी पढ़नी है, तो अब ओपन है आपके लिए, पर ये सारे कॉलेजेस में है ही नहीं। जो रिनाउंड सी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आपको मिल जाएगी, बाकी कहीं पे है ही नहीं। जो छोटे मोटे कॉलेजेस हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, वहां पे तो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से ही चल रहे हैं, तो इनइफेक्टिव बोल दिया इसको। उसके बाद गवर्नेंस में फेलियर है। एनीवेज यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स भी बता रखी हैं कि क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, तो ये रिमार्केबल है अंडर मोदी। ये नहीं लिखना कभी भी, अगर गलती से जो शीट चेक कर रहे थे वो अपोजिशन वाले निकले, तो वो आपके नंबर जो दे रखे थे ना 10 में से 6 नंबर, उस 6 की जगह 2-2 कर देंगे। ठीक है, होता ही है, आपने देखा होगा आजकल थोड़ी कट्टरता ज्यादा आ गई है ऑपोजिशंस को लेके, और जो रूलिंग के फेवर में होता है, तो देख सकते हो आप उसको। और स्टेट गवर्नमेंट्स भी अगर देखें तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करने में फेल हो चुकी हैं। ठीक है, दैट इज द ओवरऑल एनालिसिस। बाकी ह्यूमन रिसोर्स इसके ऊपर हमने कर लिया है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये जो खामियां पड़ी इसी में इंप्रूवमेंट करनी है। जैसे ड्यूअल एजुकेशन सिस्टम,
जर्मनी से हमने आइडिया तो लिया था, और भी डिफरेंट कंट्रीज़ थी, उन्हीं के मॉडल्स हमने अडॉप्ट करे थे अपने एनईपी 2020 के अंदर, पर वो एक्चुअली प्रैग्मैटिक अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अब इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी वोकेशनल ट्रेनिंग्स में।